लिमिटेशन एक्ट। तो लिमिटेशन एक्ट सभी ने निकाल लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशन एक्ट 1963। तो सभी लोगों ने लिमिटेशन एक्ट निकाल लिया, तो हम स्टार्ट करें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। नाम से ही हमें समझ में आता है लिमिटेशन यानी कि परिसीमा अधिनियम। और 1963 का जो एक्ट है बहुत छोटा सा एक्ट है, ज़्यादा बड़ा एक्ट नहीं है, लेकिन इस एक्ट का जो इफेक्ट है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। यानी कि ये एक्ट सभी एक्टों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। क्योंकि ये एक्ट क्या है, सारे हमने रूल दे दिए, आपको राइट दे दिए, ड्यूटीज दे दी, उनका प्रोसीजर भी दे दिया कैसे आप लागू कराएंगे, लेकिन हमने एक लिमिट बता दी। इस लिमिट के बाद अगर आप आते हैं तो आपको वो अधिकार नहीं मिलेगा, आप उसको लागू नहीं करा पाएंगे कोर्ट के माध्यम से। इसलिए इस एक्ट का बहुत बड़ा इफेक्ट है, बहुत इम्पोर्टेंस है हर फील्ड के अंदर, चाहे वो सिविल लॉ हो, चाहे क्रिमिनल लॉ हो, चाहे कोई सा भी लॉ हो, हर लॉ पर ये लागू होता है जहाँ तक संभव हो सके। बेसिकली इस एक्ट के बारे में यदि बात की जाए तो आप सोच सकते हैं, आपके दिमाग में आ सकता है ये सिविल लॉ है या क्रिमिनल लॉ है, क्या लॉ है। तो ये दोनों पर लागू होता है, दोनों के प्रोविजन आपको इसके अंदर मिलेंगे। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके बारे में एक कन्फ्यूजन लोगों के अंदर रहता है, ये प्रोसीजर लॉ है या फिर सब्सटेंटिव लॉ है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ क्या होता है। मैं हर लेक्चर में आपको इस चीज़ को बताता हूँ, लेकिन आज भी हम डिस्कस करेंगे कि सब्सटेंटिव लॉ यानी कि मौलिक विधि और प्रोसीजर लॉ यानी कि प्रक्रिया विधि, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले मौलिक विधि की हम बात करें तो मौलिक विधि यानी सब्सटेंटिव लॉ जो वो लॉ होते हैं जिनमें किसी व्यक्ति को अधिकार और दायित्व सुनिश्चित किए जाते हैं, दिए जाते हैं। वे सारे विधि, वे सारे लॉ सब्सटेंटिव लॉ यानी कि मौलिक विधि कहलाते हैं। यानी कि व्यक्ति को जो अधिकार दायित्व किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, लीगल जो अथॉरिटी है उसके माध्यम से दिए जाते हैं, कानून के माध्यम से, तो वो सारे लॉ सब्सटेंटिव लॉ कहलाएंगे। इसका हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल के रूप में सब्सटेंटिव लॉ को हम देखें तो हमारा आईपीसी हुआ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ, हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हुआ, हमारा टीपी एक्ट हुआ। सारे एक्ट आप ले लीजिए जो सब्सटेंटिव लॉ के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सब्सटेंटिव लॉ को हम एक बेसिक लाइन में हम समझें तो जिस एक्ट के माध्यम से अधिकार और दायित्व आपको मिलते हैं वो सारे लॉ सब्सटेंटिव लॉ यानी कि मौलिक विधि कहलाते हैं। अब दूसरा आता है प्रोसीजर लॉ। तो प्रोसीजर लॉ क्या होगा, प्रक्रिया विधि किसे कहते हैं, इसको भी आपको आना चाहिए क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है। ये चीज़ें यदि आपको नहीं आती होंगी तो आप आगे चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो प्रोसीजर लॉ क्या होता है, प्रोसीजर लॉ से तात्पर्य है ऐसा लॉ जो मौलिक विधि के माध्यम से जो हमें लॉ मिले हैं उन लॉ को लागू कराने का तरीका बताता है, वो सारे लॉ सब्सटेंटिव लॉ कहलाते हैं, प्रोसीजरल लॉ कहलाते हैं। यानी कि मौलिक विधि के माध्यम से जो अधिकार दायित्व हमें मिले उन अधिकार दायित्वों को कैसे लागू कराया जाए, क्या तरीका रहेगा, किसके पास जाएंगे हम, कौन से कोर्ट के पास जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, एप्लीकेशन किसको देंगे, दावा किसके इंस्टीट्यूट करेंगे, अपील किसके पास लगाएंगे, तो वो तरीका सारे बताए जाते हैं प्रोसीजर लॉ। ठीक है, ये तो हुआ बेसिक चीज। अब बात आती है कि ये हमारा जो लिमिटेशन एक्ट है वो सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजर लॉ है। और सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजर लॉ है तो क्यों है, ये भी हमें पता होना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो आपका क्या कहना है आरती मैडम, आप बताइए आपको क्या लगता है सिविल जो लिमिटेशन एक्ट है सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजर लॉ है, ये क्या बताता है। जी आपकी आवाज नहीं आ पाई। क्यों, ऐसा कौन सा प्रोसीजर इसके अंदर दिया है। जी बिल्कुल आपने सही बताया, लिमिटेशन एक्ट जो है एक प्रोसीजर लॉ है, लेकिन इसके पीछे एक रीजन है। हम ये देखें तो हमें बहुत सारी जगह भी लिमिट मिलती है, लेकिन वो लॉ भी कहीं ना कहीं सब्सटेंटिव लॉ कहलाते हैं। लेकिन इसके पीछे एक रीजन था, एक केस डिसाइड हुआ इसके संबंध में। पहले तो आपको याद रखना है जो लिमिटेशन एक्ट है वो एक प्रोसीजर लॉ है, प्रक्रिया विधि है। और प्रक्रिया विधि
को भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ, इसके बारे में भी हम जानेंगे। भूतलक्षी प्रभाव क्या होता है, जिसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, एक प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, दो चीज़ें होती हैं, तो इसके बारे में भी हम जस्ट जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो प्रक्रिया विधि है, लिमिटेशन एक्ट प्रक्रिया विधि क्यों है। इसके बारे में एक केस था, केस का नाम आप नोट डाउन कीजिए, सी बीमा थम्मा, सी बीमा थम्मा वर्सेस वे लासरी शंकर नारायण, वे लासरी शंकर नारायण। 1965 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि लिमिटेशन एक्ट एक प्रोसीजर लॉ है। क्यों? क्योंकि ये जो लॉ है ये सिर्फ परिसीमा विधि प्रक्रिया विधि इसलिए क्योंकि ये ना किसी को कोई सैद्धांतिक अधिकार नहीं देता, किसी को कोई राइट नहीं देता। जैसे हमने डेफिनेशन में जाना कि सब्सटेंटिव लॉ क्या होते हैं, जो किसी व्यक्ति को अधिकार दायित्व दें। ये कोई अधिकार दायित्व नहीं देता, ये तो सिर्फ उनके व्यक्तियों के उपचारों को बाधित करता है। एक लिमिट बताता है कि इस लिमिट के अंदर यदि आप सूट फाइल नहीं करते, इस लिमिट के अंदर आप एक एप्लीकेशन या अपील फाइल नहीं करते, पेश नहीं करते, तो आप अपना उपचार प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए इसको बताया गया कि ये जो लॉ है वो प्रोसीजर लॉ है, ना कि सब्सटेंटिव लॉ। केस का नाम है सी बीमा थम्मा वर्सेस वे लासरी शंकर नारायण। ठीक है, तो इस केस को आपको याद रखना है। इस केस में बोला गया था 1965 का है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट, प्रोसीजर लॉ है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को सिर्फ बाधित करता है, एक लिमिट के कारण उसको रोकता है, ना कि किसी व्यक्ति को नए अधिकार देता है, ना ही किसी व्यक्ति पर कर्तव्य आरोपित करता है। इसलिए हम इस लॉ को प्रोसीजर लॉ मानते हैं। ठीक है, सभी का डाउट, सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? तो हम आगे बढ़ें। चलिए, इसके बाद आती है, दो बातें आती हैं। मैंने हर एक्ट में बताता हूँ, तो मैं इस चीज़ को जब डिस्कशन आता है तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ। दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी कि भूतलक्षी प्रभाव, और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब भविष्यलक्षी प्रभाव। ये क्या होता है? अब बात आती है, क्या हम किसी भी लॉ को भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर सकते हैं या किसी भी लॉ को भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू कर सकते हैं? भविष्यलक्षी हमें समझ में आता है, आपको पहले इसको समझना पड़ेगा ये क्या होता है, भूतलक्षी प्रभाव क्या होता है, भविष्यलक्षी प्रभाव क्या होता है। पहले हम समझते हैं भूतलक्षी प्रभाव। हम देखें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को भूतलक्षी प्रभाव बोलते हैं। भूतलक्षी प्रभाव का मतलब होता है कि आज की डेट में मैंने कोई लॉ बनाया और उसमें एक प्रोविजन डाला कि इस तरीके का कोई कार्य करता है तो वो अपराध माना जाएगा, और अपराध के बदले में इतना पनिशमेंट आपको मिलेगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो कार्य पिछले 2020 में किसी ने किया था, वो उस व्यक्ति को मैं आज पनिशेबल बना रहा हूँ। तो ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी कि भूतलक्षी प्रभाव से मैं किसी व्यक्ति को दंडित कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति को कोई अधिकार दायित्व दे रहा हूँ। क्या मैं उस लॉ को आज बनाकर किसी व्यक्ति के पुराने कार्य को दंडित नहीं बना सकता हूँ, किसी कार्य को कोई लायबिलिटी उस पर इम्पोज कर सकता हूँ? तो ये बोलता है, सब्सटेंटिव लॉ बोलता है कि सब्सटेंटिव लॉ में आप किसी व्यक्ति को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं कर सकते, कोई भी अधिकार को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं कर सकते सब्सटेंटिव लॉ यानी कि मौलिक विधि को। लेकिन प्रक्रिया विधि को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रक्रिया विधि किसी को कोई नया अधिकार नहीं देती, कोई लायबिलिटी नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ वो तो एक व्यक्ति को एक तरीका बताती है कि कैसे आपको अपना अधिकार दायित्व लागू कराना है। तो अधिकार दायित्व पुरानी डेट से भी लागू कराने का बोल दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए हमने बताया सब्सटेंटिव लॉ जो होता है, प्रोसीजर जो लॉ होता है, वो भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है। अब भविष्यलक्षी प्रभाव क्या होता है, जिसको हम प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। भविष्यलक्षी प्रभाव मतलब होता है, आज मैंने लॉ बनाया और मैंने बोला आने वाले फरवरी 2022 से एक्ट लागू होगा या ये कार्य लागू होगा, ये पर्टिकुलर रूल लागू होगा, तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हम किसी को भी दे सकते हैं, चाहे वो प्रोसीजर लॉ हो चाहे सब्सटेंटिव लॉ हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिर्फ प्रॉब्लम आती है कि हमें ये समझ में नहीं आता, कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या प्रोसीजर लॉ को सब्सटेंटिव इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया सकता है, या आपसे पूछ लिया जाएगा आईपीसी को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया सकता है,
तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, यदि वो मौलिक विधि है यानी कि वो सब्सटेंटिव लॉ है, उसको आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे सकते। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिए। प्रोसीजर लॉ है। प्रोसीजर लॉ कौन कौन से होते हैं हमारे यहाँ? सीपीसी हुआ, सीआरपीसी हुआ, ये प्रोसीजर लॉ। ये हमें बताते हैं कि किस तरीके से आपको दावा लगाना है, किस तरीके से आपको कोई आपके विरुद्ध अपराध करता है तो आपको कहाँ एफआईआर करानी है, कहाँ रिपोर्ट करनी है, कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा, कौन क्या करेगा, उसके बारे में पूरा प्रोसीजर मिलता है। और उन्हीं का एक ये पार्ट हम समझ सकते हैं, लिमिटेशन एक्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ प्रोसीजर लॉ। चाहे वो सिविल प्रोसीजर कोड आप समझ लीजिए, चाहे आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड समझ लीजिए, उसी का एक पार्ट है और ये हमें लिमिट्स बताता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया तो आगे बढ़े। हम कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए अभी। चलिए इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे हमारी बात आती है, अब अभी हम कुछ एक्ट में हमने कुछ नहीं देखा, अभी हम बहुत बेसिक चीज़ें देख रहे हैं। तो बेसिक चीज़ में सबसे पहली बात आती है, इस एक्ट से पहले जो एक्ट हमारे यहाँ चलता था उस एक्ट का नाम भी हमें पता होना चाहिए। क्या किसी को पता है इस एक्ट से पहले कौन सा एक्ट हमारे यहाँ लिमिटेशन के संबंध में चलता था? ये तो 1963 का है। क्या इससे पहले कोई एक्ट था? एनीबडी हु नोज? जी इसीलिए तो हमें जानना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिविल जज में कई बार आया है क्वेश्चन। चलिए किसी को नहीं पता नोट डाउन कीजिए, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 हमारा सीपीसी जिस ईयर का है उसी ईयर का हमारा लास्ट जो एक्ट था। इससे पहले जो एक्ट अभी हमने बनाया प्रोसीजर कोड लिमिटेशन एक्ट का पुराना जो एक्ट था वो एक्ट था 1908 का, यानी कि इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908। इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम बात करते हैं। इस लिमिटेशन एक्ट में मैं ये छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूँ, आपको नोट डाउन करना चाहिए। ये हमेशा काम में आएंगे, आपके ज़िंदगी भर काम में आएंगे। और कई बार ऐसा होता है हम एक्ट तो पढ़ जाते हैं पूरा, लेकिन क्वेश्चन उससे अलग आ जाते हैं। हम बोलते हैं हमारे सिलेबस में, सिलेबस में नहीं होता। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं बेसिक क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया। अब ये क्वेश्चन आपको एक्ट में कहीं नहीं मिलेगा, आपको पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ लिमिटेशन एक्ट की। लिमिटेशन एक्ट के जितने भी प्रोविजन हैं, जितने भी प्रोविजन लिमिटेशन एक्ट में दे रखे हैं, ये सारे प्रोविजन मैंडेटरी हैं, आदेशात्मक हैं। इसके सारे प्रोविजन, कोई भी पक्षकार आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके उसके प्रोविजन को खत्म नहीं कर सकता, समाप्त नहीं कर सकता, ना तो उसको घटा सकता है ना बढ़ा सकता है। कैसे? इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब यह है कि मान के चलिए हमें एक दावे लगाने की लिमिट मिली कि मैंने आपसे मनी रिकवरी का सूट की बात की जाए, मैंने आपसे पैसा लिया था और पैसा मैंने आपको पैसा वापस नहीं किया, तो आपको दावा लगाने का अधिकार प्राप्त हुआ कि आप मेरे को दावा लगाएंगे। मान चलिए आपको दावे की लिमिट है 3 साल, एक्ट के अकॉर्डिंग मान चलिए आपको 3 साल की लिमिट दे रखी है आपको मनी रिकवरी सूट लगाने के लिए। अब मनी रिकवरी का सूट आपने फाइल किया, 3 साल के अंदर आप लगा सकते हैं, लेकिन हमने कॉन्टेक्ट किया था ना पैसा लेने का। हमने बताया कि आपको जो पैसा मैं देने की बात हुई है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 3 साल दे रखा है, लेकिन आप मेरे विरुद्ध 5 साल तक दावा लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिख लिया। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट मान्य होगा? ये बोलता है नहीं, सारे रूल मैंडेटरी है, जैसे दिए हैं वैसे के वैसे लागू होंगे। उसमें कोई भी अमेंडमेंट आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, ना तो कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, ना ही मौखिक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, ना तो उसमें कुछ जोड़ सकते ना घटा सकते। आपको वो सारे रूल वैसे के वैसे ही मान्य करना पड़ेंगे, वैसे ही मानना पड़ेंगे। ऐसा प्रोविजन हमें इसके अंदर मिलते हैं, इसके रूल ऐसा हमें बताते हैं। ठीक है, इस बात को भी याद रखिए जी। ना, इसका कहने का मतलब है यदि किसी पर्टिकुलर एक्ट में दे रखा है वो बात अलग है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने सेल्फ मर्जी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करके बोले कि हमने ये लिमिट दे रखी है, ये चीज़ें आप इस लिमिट के बाद भी आप कर सकते हैं, इससे पहले कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। इसमें जो रूल बताए हैं उस रूल के अकॉर्डिंग ही आपको करना पड़ेगा। अब अदर लॉ में लिखा है यदि कोई
हमने जब भी हमने प्रोसीजर लॉ, चाहे सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ा हो, चाहे हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ा हो, हमने उसके सेक्शन में पढ़ा, हमने जाना था कि हमने कुछ सेविंग्स के संबंध में प्रोविजन पढ़े, सेविंग के संबंध में प्रोविजन पढ़े कि यदि कोई लोकल लॉ है, कोई स्पेशल लॉ, उसमें कोई प्रोविजन लिखे हैं तो सीपीसी और सीआरपीसी के रूल लागू नहीं होंगे, ऐसे इसके भी लागू नहीं होंगे। यदि कोई स्पेशल प्रोविजन है उस पर इसके एक्ट के रूल लागू नहीं होंगे, वहाँ के रूल लागू होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो एक्ट में जो रूल दे रखे हैं उसके अगेंस्ट में जाकर भी आप कोई कार्रवाई कर लें। यदि कोई एक्ट में नहीं दिया और आप अपनी मर्जी से बना रहे हैं तो नहीं बना सकते, आपको फिर इस एक्ट से ही गवर्न होना पड़ेगा। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। अब बात आती है इस एक्ट के उद्देश्य की। इस एक्ट का पर्पस क्या है, क्यों बनाया इस एक्ट को हमने। आज से पहले भी जब हमारे पास लॉ थे, हम चल रहे थे, हम कोई दावा लगाते थे, कोई चीज़ करते थे, आराम से लगा देते, कोई लिमिट नहीं थी। 1908 से पहले कोई लिमिट नहीं थी, जब हमारी मर्जी आई तो हम दावा लगा रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बेसिकली इसके दो उद्देश्य मुझे आज तक समझ में आए। दो बेसिकली उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य हमें मिलता है, जो कानूनी कार्रवाइयाँ होती है ना, कानूनी कार्रवाइयों को चलाने में अनिश्चितता जो थी उसको, स्थिति को समाप्त करके निश्चितता प्रदान की। यानी कि कानूनी कार्रवाइयाँ करने में जो अनिश्चितता थी, क्या कि जैसे कि मैंने आपसे पैसा लिया और मैंने आपको पैसा वापस नहीं किया, अब मुझे आपको लिमिट कितने समय की है, मात्र 3 साल मान चलिए लिमिट है पैसा लेने की। पहले कोई लिमिट ही नहीं थी, अब लिमिट ही नहीं है तो वो व्यक्ति कब दावा लगा रहा है, आज से 50 साल बाद दावा लगा रहा है मेरे विरुद्ध कि इस व्यक्ति ने मेरे से पैसा लिया, पैसा वापस नहीं किया। तो क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ? नहीं। उस चीज़ को हमने निश्चितता प्रदान की, हमने उसमें फिक्स किया कि इतने समय के अंदर ही आप लेंगे, इससे ज़्यादा समय के अंदर आप ले नहीं सकते। ऐसा पहला उद्देश्य था। दूसरा इसका उद्देश्य जो था, इस एक्ट का दूसरा उद्देश्य था कि इस विधि का मूल उद्देश्य वादकारी जो होते हैं ना, जिसके ऊपर दावा लगाता है, वादकारियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा प्रदान करना है। क्यों? क्योंकि जो पक्षकार हुआ करते थे, जो इनको दावा लगाने का अधिकार है, वो आलस में डल रहते थे। हमारी मर्जी, हम तो 12 साल बाद लगाएंगे दावा। क्यों लगाएंगे 12 साल? जब आपकी 3 साल लिमिट है तो आप 12 साल क्यों लगाएंगे? तो पहले एक्ट में सिर्फ चीज नहीं थी, इसी उद्देश्य से हमने इसको पारित किया कि हम उन चीज़ों को, उन व्यक्तियों को जागरूक करें और उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता प्रदान करें उनके। जिससे क्या होगा, जिससे भी व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति या अधिकारों के प्रवर्तन हेतु समय रहते ही आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर सकेंगे। क्योंकि यदि बाद में करेंगे तो वो उपचार से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि ये एक्ट उनको फिर राइट लागू कराने का अधिकार नहीं देगा। इसलिए हमने उनको जागरूक करने के लिए इस एक्ट को बनाया। इस उद्देश्य को भी आपको याद रखना है। दो उद्देश्य हैं, आप चाहे नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको एक बार फिर से बोल देता हूँ, आराम से बोल देता हूँ। पहला उद्देश्य है कानूनी कार्रवाइयों को चलाने में अनिश्चितता की स्थिति को समाप्त करके उसे निश्चितता प्रदान करना। कानूनी कार्रवाइयों को चलाने में अनिश्चितता की स्थिति को समाप्त करके उसे निश्चितता प्रदान करना। दूसरा, इस विधि का उद्देश्य वादकारियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा प्रदान करना, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रवर्तन हेतु समय रहते ही आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दें, वरना उपचार से वंचित हो जाएंगे। ठीक है, ये दो उद्देश्य के पर्पज से हमने इस एक्ट को बनाया। अदरवाइज यदि हम लिमिट फिक्स नहीं करते तो ये अनिश्चितता की अवधि हमेशा बन जाती। मान के चलिए आज के डेट में मैंने पैसा लिया किसी से या कुछ और कार्रवाई की, उस कार्रवाई के जी सेकंड वाला पॉइंट या फर्स्ट वाला, तो दोनों सेकंड देखिए। इस विधि का उद्देश्य वादकारियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा प्रदान करना है। इस विधि का उद्देश्य वादकारियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता प्रदान करना है या जागरूक रहने की प्रेरणा प्रदान करना है।
जिससे वे अपने अधिकारों के प्रवर्तन हेतु समय रहते ही आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दें, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रवर्तन हेतु समय रहते ही कार्रवाई प्रारंभ कर दें, वरना वो अपने अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। क्योंकि यार जो लिमिट है उस लिमिट के अंदर दावा नहीं लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनका अधिकार समाप्त हो जाएगा दावा लगाने का, ऐसा रूल मिलता है। ठीक है, तो ये दो उद्देश्य से हमने इस एक्ट को बनाया और ये दो उद्देश्य हमेशा हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि ये लिमिटेशन एक्ट अकेला एक एक्ट है बेसिकली बात की जाए तो लिमिट को फिक्स करता है। और ये क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन है। मान के चलिए कल आप इंटरव्यू देने गए सिविल जज का या किसी भी और एग्जाम का आप देने गए तो आपसे पूछ लिया गया बताइए लिमिटेशन एक्ट का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया हमने इस एक्ट को, तो आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन होगा? तो आपको ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से याद आपने रखी होंगी दिमाग में। तो आप कुछ भी बता सकते हैं लेकिन इन दो चीज़ों को बेसिक बनाते हुए आप बताएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए अब बात आती है, अब हम आ जाते हैं अपने एक्ट पर। अब निकाल लीजिए एक्ट। ये तो हमारी कुछ बेसिक चीज़ें, एक हमने भूमिका एक स्ट्रक्चर तैयार किया कि एक्ट क्या है, क्या इसका इफेक्ट है, क्यों बनाया गया, क्या बनाया गया, ये हमने जाना। इसका कौन सा रूल है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है, या फिर प्रोसीजर लॉ है कि सब्सटेंटिव लॉ है, इन सारी चीज़ों को हमने जाना। चलिए अब इसके बाद निकाल लीजिए एक्ट को। इसके बाद हम बात करेंगे इस एक्ट के बारे में। तो एक्ट का बेसिक चीज़ों को हमें पहले याद रखना है। एग्जाम के पर्पज़ से हमें जो चीज़ें प्री के पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट हैं, मेंस के पर्पज़ से भी हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताने का प्रयास करता हूँ और वो सारी चीज़ें हम जानते हैं ठीक से। सबसे पहले इसकी बात की जाए तो हमें हर एक्ट की कुछ बेसिक बातें 5-6 पॉइंट जो होते हैं हमेशा याद रखना चाहिए, जो आपको पता है मैं बताता हूँ हर एक्ट में, इसमें भी आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले एक्ट नंबर। इस एक्ट का जो एक्ट नंबर है वो 1963 का 36 है, आपको याद रखना है 1963 का 36, यानी कि 63 को उल्टा करेंगे 36 हो जाता है। याद करने की अच्छी सी ट्रिक, 1963 का 36। वहाँ क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि 1963 का 36, 1964 का 36, 1965 का 36, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है 63 का 36। ओके। दूसरा, इस एक्ट को परमिशन जो मिली थी, राष्ट्रपति से जो परमिशन मिली, वो परमिशन मिली 5 अक्टूबर 1963। 5 अक्टूबर 1963 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और लागू होने की डेट जो इसकी है 1 जनवरी 1964। आपको नीचे दी होगी नोटिफिकेशन के माध्यम से, आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, हमने इस एक्ट को कौन सा इफेक्ट दिया है? बेसिकली हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन हमने इसको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया। बनाया कब? 5 अक्टूबर 1963 को हमने राष्ट्रपति की अनुमति मिली, लेकिन लागू कब से किया हमने? 1 जनवरी 1964 से। ठीक है, तो इसको हमने बेसिकली दिया प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, लेकिन हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी इसके प्रोविजंस को दे सकते हैं, बाद में अमेंड करके दे सकते हैं, हमें याद रखना है। दूसरी चीज़, और इसके बाद बात की जाए तो टोटल 5 पार्टों में ये डिवाइड है ये एक्ट पूरा, और टोटल सेक्शंस की बात की जाए तो 32 सेक्शंस हैं, 32 सेक्शंस हैं इस एक्ट के अंदर। तो सबसे पहले आप निकालिए इंडेक्स। इंडेक्स में हमें उन 5 पार्टों को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यदि मैंने आपको एक तरीका बताया था, हमेशा बताता हूँ कि यदि हमें ये पता होगा कि कौन सा पार्ट कहाँ से कहाँ तक चलता है और उस पार्ट का टाइटल क्या है, तो आपको यदि सेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको एक चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएगी। मान चलिए आपसे पूछा गया कि बाद की परसीमा का वर्जन कहाँ दे रखा है, तो परसीमा का वर्जन के बारे में हमें कहाँ मिलेगा, या आपसे पूछा गया ये डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, और डेफिनेशन के बारे में आपसे पूछा ये पर्टिकुलर नाम देखिए डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, और आपको उसमें ऑप्शन में दे गया सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 8, सेक्शन 13, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कौन सी सेक्शन में होना चाहिए। तो वो चीज़ें हमें कुछ चीज़ें वहाँ से क्लियर होती हैं। तो सबसे पहले पार्ट निकालिए, इसके टोटल 5 पार्ट हैं। पहला पार्ट हमें बताता है प्रिलिमिनरी यानी प्रारंभिक, जो सेक्शन 1 और 2 से गवर्न होता है, ओनली सेक्शन 1 और 2 इसके अंदर मिलेगा। पार्ट नंबर 2 हमें बताएगा वादों, अपीलों और आवेदनों की परिसीमा यानी लिमिटेशंस ऑफ सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशंस, जो सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 11 तक हमें बताती है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 11, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमें मिलता है पार्ट नंबर 3, जो हमें बताता है परिसीमा काल की संगणना यानी कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। हमें लिमिटेशन के एक्ट के अंदर जो हमें लिमिट दे रखी है, उस लिमिट में भी कुछ हमें कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, हमें कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा,
वो सारे रूल हमें सेक्शन 12 से लेकर 24 तक मिलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, आपने सुना होगा थोड़ा बहुत तो आपको याद आएगा। मान चलिए आपको एक अपील पेश करनी है, और अपील किसकी करनी है? जजमेंट की करनी है जो नीचे वाली कोर्ट ने दिया। अब जजमेंट की अपील करने के लिए आपको 30 दिन का समय मिला, 30 दिन के अंदर अपील पेश करनी है। लेकिन 30 दिन में आपको वो समय आपका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, यानी कि अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जो समय आपको उस जजमेंट की कॉपी निकालने में, आप यदि कोर्ट में गए होंगे तो आपने देखा एक कॉपिंग सेक्शन होता है जिसमें हम एप्लीकेशन करते हैं, उस किसी भी चीज़ की हम कॉपी मांग सकते हैं, उससे सर्टिफाइड कॉपी मिलती है। उस कॉपी में जिस दिन एप्लीकेशन की और उस दिन आपको डॉक्यूमेंट मिला, उस दिन को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा उस समय से लेकर उस समय तक। वो एक्सक्लूड करने के बारे में प्रोविजन हमें सेक्शन 12 से लेकर 24 तक इसके बारे में मिलेंगे। और ये रूल जो मैं बता रहा हूँ वो रूल आपको सेक्शन 12 में ही मिलेगा बेसिकली, ठीक है, सेक्शन 12 में इसके बारे में मिलेगा हमें। तो ऐसे ही हमें रूल इसके अंदर मिलेंगे, वो समय कौन कौन सा समय एक्सक्लूड किया जाएगा। मान चलिए कोई दावा मैंने लगाया, मेरी लिमिट थी 3 साल की, मैं लास्ट में जाके गया, 3 साल होने वाले थे, तो मैंने दावा लगाया किसी कोर्ट में, बाद में पता चला कि कोर्ट तो सही थी नहीं, कॉम्पिटेंट ही नहीं थी उस दावे को सुनने के लिए, और मैंने तो सद्भावपूर्वक कार्रवाई की। तो क्या अब तो मेरे 1 साल लग गया उस दावे को डिसाइड होने में। कोर्ट ने डिसाइड किया दावा हम सुनने के लिए काबिल नहीं है, आप किसी जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है उस कोर्ट में जाइए। अब उस कोर्ट में मैं जाता हूँ तो मेरा तो लिमिट निकल गई 3 साल, तो क्या मेरा दावा लगाने का अधिकार बचेगा? तो वो सारे रूल हमें पार्ट नंबर 3 में मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद पार्ट नंबर 4 मिलता है कब्जे द्वारा स्वामित्व का अर्जन, जो हमें एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजीशन के बारे में बताता है। सेक्शन 25, 26 और 27 3 सेक्शन हमें इसके अंदर मिलेंगे। और इसके बाद लास्ट पार्ट बोलता है मिसलिनियस, 28 से लेकर 32 तक, ठीक है। तो ये 5 पार्टों में हमने सेट को डिवाइड किया है, बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है। और सिविल जज की बात की जाए इस एग्जाम के अंदर सिविल जज के में, तो लगभग 5 क्वेश्चन इस एक्ट से आते हैं, 4 या 5 नंबर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। बहुत आसान है इस एक्ट से क्वेश्चन के नंबरों को लेना, यदि आपने ढंग से इसको पढ़ा है तो ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं आते, बहुत सिंपल से आते हैं, ठीक है। ये तो हमने इसके बारे में जाना कि 5 पार्टों में डिवाइड। इसके साथ साथ इसमें एक शेड्यूल दे रखा है, पीछे लास्ट में एक शेड्यूल निकाली है। इस शेड्यूल को पहले हमें जानना होगा, क्योंकि ये शेड्यूल के बारे में हमें नहीं पता है तो हमें समस्या आएंगी बीच में। हम जब पढ़ेंगे तो हमें इस शेड्यूल क्या है, कैसे तो काम करता है, क्या इसमें दे रखा है, उसके बारे में जानना चाहिए। तो सारे लास्ट में निकालिए, सेक्शन 32 के बाद एक शेड्यूल दिया है, आप निकालिए सारे। इस शेड्यूल में हमें 3 पार्ट में डिवाइड किया है। शेड्यूल को भी हमने 3 पार्ट में कैसे? सबसे पहले पार्ट में हमने एप्लीकेशन के सूट के संबंध में बताया है कि कौन सा सूट कितने समय के अंदर लगाया जाएगा, यानी कि कौन सा दावा कितने समय के अंदर लगाएगा। मान के चलिए मुझे प्रॉपर्टी का कब्जा लेने का दावा लगाना है तो कितने समय के अंदर लगाऊंगा, पैसा लेने का दावा लगाना है कितने समय के अंदर लगाऊंगा, वो सारी लिमिट हमें इसका एक्ट के अंदर दे रखी है। और वो एक्ट में जो शेड्यूल दे रखा है, यानी कि अनुसूची दे रखी है, अनुसूची में परसीमा काल के नाम से टाइटल है इसका। पहला पार्ट हमें मिलता है प्रथम खंड यानी फर्स्ट डिवीजन, आपको मिला होगा सूट के संबंध में, जो हमें बताता है 1 से लेकर, और इसके जो रूल दे रखे हैं ना 1, 2, 3, 4 आपको दिख रहे होंगे, अलग अलग सूट दे रखे हैं, उनको बोलते हैं आर्टिकल, अनुच्छेद बोला जाता है। आपको अचंबा हो सकता है जब आप कभी सुना नहीं होगा, आपने पढ़ा नहीं होगा, और आपसे कोई बोलेगा लिमिटेड एक्ट में आर्टिकल दे रखे हैं, आर्टिकल कहाँ दे रखे हैं, आप बोलेंगे सेक्शन जो दे रखे हैं 32 तक, वो क्या वो आर्टिकल है? वो नहीं है, जो पीछे दे रखे हैं वो आर्टिकल्स बोले जाते हैं उनको, क्योंकि ये सारी चीज़ों पर लागू होते हैं। आर्टिकल 1 से लेकर 113 यानी 113 तक सूट के संबंध में दे रखा है। आप देखें, निकालते जाइए, 101 से लेकर 112 तक निकालिए। और हमने 112 तक, इसमें एक और मैं रूल आपको बताता हूँ, हमने 1 से लेकर 112 तक जो सारे दावे बताए हैं, उनकी लिमिट बताई है, वो सारे हमने बताए टाइटल के हिसाब से कि इसका संबंध में दावा इतने समय के अंदर, इतने समय के अंदर। लेकिन दावों की क्या कोई गिनती है? कितने दावे हो सकते हैं? हजारों दावे हो सकते हैं, लेकिन हमने 112 तक बताया। और 112 तक बताते हम थक गए। हमने 113 एक बेसिक रूल बनाया, 113 निकालिए, 113 आर्टिकल नंबर 113 निकालिए। उसमें हमने एक बेसिक रूल बताया कि जितने भी हमने बताए उनके अलावा कोई दावा बचता है, वो दावा 3 वर्ष के अंदर पेश किया जाएगा, विदिन 3 ईयर्स के अंदर पेश किया जाएगा। 113 जो आर्टिकल है उसको आर्टिकल वाइज कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि जिसके बारे में, जिस सूट के संबंध में लिमिटेशन एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं किया, उस लिमिट को, उस दावे को कितने समय के अंदर पेश करेंगे, या उसके बारे में कौन से आर्टिकल में प्रोविजन दे रखा है, तो वो है 113 आर्टिकल वाइज कीजिए। 112 तक जो दे रखे हैं उसमें हम समझेंगे,
हम इसके बारे में जानेंगे कौन कौन से हमें इसमें याद करना है। इसमें भी हमें कुछ याद करना पड़ेंगे। इस मान चलिए कौन से आर्टिकल में कौन सा दावा है, कौन सा आर्टिकल कौन सा है, पूछे जाते हैं। कुछ मैं आपको बता दूंगा बाद में। अभी तो बस इतना समझिए कि इसमें ये दे रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या बताता है, सूट के संबंध में। सेकंड पार्ट हमें बताता है अपीलों के बारे में। 114 से लेकर 117 तक इसके अंदर प्रोविजन मिलते हैं। तो सिविल मामलों में अपील किसके पास होगी, दोष मुक्ति की अपील किसके पास होगी, कितने समय के अंदर होगी, वो सारे रूल हमें इसके अंदर मिलेंगे। कितने लिमिट के अंदर होगा, सिविल प्रोसीजर में, सीपीसी में भी, सिविल सीआरपीसी में भी जो आदेश होते हैं उनकी अपील कैसे होगी, किसके पास होगी, या कितने समय के अंदर होगी, वो सारी लिमिट हमें इसके अंदर मिलेगी 114 से लेकर 117 तक। फिर थर्ड पार्ट आता है तृतीय खंड, जिसको बोलते हैं आवेदन के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में। हमने सुना होगा, आप देखते ना, हम जब सीपीसी पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं हमने एप्लीकेशन लगाई 7/14 की, हमने लगाई है 6 नियम 17 की एप्लीकेशन लगाई संशोधन करने के लिए, हमने 110 की एप्लीकेशन लगाई है पार्टी को जोड़ने के लिए। तो वो एप्लीकेशन कितने समय के अंदर पेश की जाएंगी। जिस दिन आपको कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ, मान चलिए कोई पक्षकार को जोड़ने के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई और हमें पता चला कि व्यक्ति को पक्षकार बनवाना है हमें, तो हमें जिस दिन पता चला हमारा कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ, उस दिन से कितने समय के अंदर एप्लीकेशन लाएंगे, उसके बारे में रूल हमें इसके अंदर मिलते हैं। तो एप्लीकेशन के बारे में रूल 118 से लेकर 137, टोटल इसमें 137 दे रखे हैं। आपको ये भी याद रखना है कि टोटल आर्टिकल कितने 137 हैं। 1 से लेकर 113 तक सूट के संबंध में है, 112 तक अलग अलग दे रखा है, 113 में कॉमन रूल दे रखा है, 114 से लेकर 117 तक अपील के संबंध में है, और एप्लीकेशन के संबंध में 118 से लेकर 137। जैसे हमने दावे के संबंध में अलग अलग रूल पढ़े, वैसे ही 118 से लेकर 136 तक हमें अलग अलग एप्लीकेशन के बारे में रूल मिलेगा। और उसके बाद हम बताते बताते हम फिर से थक गए और हमने 137 में एक कॉमन रूल बना दिया कि और भी कोई एप्लीकेशन बचती है जिसके बारे में हमने लिमिटेशन एक्ट में आर्टिकल 118 से लेकर 136 तक जो बताया उसमें नहीं आती, तो उसकी लिमिट कितनी होगी, वो 3 वर्ष होगी। इसको भी आपको आर्टिकल वाइज करना है 137 को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। एक बार तीनों को एक बार देखिए। टोटल आर्टिकल 137 है। पहला पार्ट हमें बताता है सूट के संबंध में, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 113। पार्ट नंबर 2 बताता है, सेकंड बताता है अपील के संबंध में, जो 117 से लेकर 114 से लेकर 117 तक है। और फिर पार्ट नंबर 3 बताता है एप्लीकेशन के संबंध में 118 से लेकर 137 तक। ठीक है, समझ में आ गया सबको। वापस आ जाइए। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए अभी, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फिर अपने एक्ट को। जी, देखिए, बिल्कुल वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और आना चाहिए। आर्टिकल और सेक्शन में डिफरेंस क्या होता है। आर्टिकल और सेक्शन में डिफरेंस ये होता है, सेक्शन जो वर्ड होता है ना, सेक्शन का इफेक्ट सिर्फ उसी एक्ट के अंदर रहता है। यानी कि सेक्शन का इफेक्ट कितने रहेगा, उसी एक्ट जो एक्ट में बनाया। जैसे हमने सेक्शन 302 आईपीसी 302 में हमने क्या दे रखा है, हमने दे रखा है कि हत्या, जो कोई हत्या करेगा उसका पनिशमेंट दे रखा है। लेकिन जब हम बात करें 302 सीआरपीसी, तो सीआरपीसी में क्या दे रखा है, सीआरपीसी में अलग रूल दे रखा है। तो वो सेक्शन एक पर्टिकुलर एक्ट पर ही इफेक्ट रखती है, इसलिए हम उसको सेक्शन बोलते हैं। लेकिन आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल का इफेक्ट चाहे वो उसी एक्ट की बात करें या किसी अदर एक्टों पर भी इफेक्ट रखता है। जैसे कि आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट हमें बताता है समता का अधिकार। तो राइट टू इक्वलिटी का अधिकार, चाहे हम कोई सा भी लॉ बनाएं, उस पर हमें लागू करना पड़ेगा। किसी के बीच भेदभाव हम नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 14 हमें मना कर रखा है। ऐसे ही हमें इसके अंदर लिमिट जो दे रखी है, वो लिमिट में हमें बताया गया है, ये जो दावा है पर्टिकुलर, चाहे वो किसी की ओर से भी लगाया जाना हो, कैसे भी हो, चाहे वो टीपी एक्ट से आपका दावा बनता हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बनता हो, सिविल के संबंध में, क्रिमिनल के संबंध में, कौन से भी लॉ से आपके एप्लीकेशन अपील करने का प्रोविजन बन रहा है। मान चलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जजमेंट किया, चाहे वो एनडीपीएस एक्ट के संबंध में किया हो, चाहे आईपीसी के संबंध में किया हो, चाहे किसी और अदर एक्ट में, आर्म्स एक्ट के संबंध में किया हो, लेकिन उसकी अपील हाई कोर्ट में होती है, तो अपील इतने समय के अंदर ही होगी। तो आर्टिकल का इफेक्ट हमेशा ही एक लॉ से ज्यादा लॉ पर होता है, वो कहलाते हैं आर्टिकल
और सेक्शन का इफेक्ट सिर्फ उसी पर्टिकुलर लॉ के संबंध में, उसी एक्ट के संबंध में रहता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर। क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब निकालिए पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 निकालने से पहले इसका एक जो प्रेम्बल बोलते हैं ना, हम इसकी भी एक प्रेम्बल दे रखी है। इस एक्ट का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य बेसिकली हमने जाना, लेकिन इसका जो प्रेम्बल दे रखा है उसको भी हमें एक बार पढ़ना चाहिए और याद रखना चाहिए इसमें क्या दे रखा है, इसको हमने क्यों बनाया। हर एक्ट के ऊपर जो उद्देश्य का दे रखी होती है, उद्देश्य का उद्देश्य जो होता है, उद्देश्य का ये हमें बताने का प्रयास करती है कि इस एक्ट को हमने क्यों बनाया, किस पर्पज से बनाया है। तो देखिए, वादों और अन्य कार्रवाइयों की परसीमा और तत्समय प्रवृत्त प्रयोजनों के तत्समय प्रयुक्त प्रयोजनों से संबंधित विधि का समेकन करने और संशोधन करने के लिए इस एक्ट को हमने बनाया। यानी कि जो दावे होते हैं, जो लिमिट होती हैं, उन सभी के संबंध में जितनी भी कार्रवाई चल रही हैं और उनके संबंध में लिमिट थी, उन सभी को हमने एक बना दिया और अलग अलग फिक्स कर दी, इसके संबंध में एक्ट बनाया। उद्देश्य वही निकल के आता है जो हमने जाने बेसिकली। ठीक है, आपको इसको याद रखना चाहिए। हमने निकाली पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 हमें बताता है प्रारंभिक यानी कि प्रिलिमिनरी, और ये सेक्शन 1 और 2 है। सेक्शन 1 बेसिक रूल है, हर एक्ट में ये रूल मिलता है। क्या मिलता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सीडेंट और कमेंसमेंट के बारे में। तो इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है वो हमें सेक्शन 1 का सबसेक्शन 1 बताता है। इसका कहना है यह अधिनियम परसीमा अधिनियम 1963 कहलाएगा। दूसरा सबसेक्शन 2 हमें बताता है इसका विस्तार, यानी कि इसका एक्सटेंड कहाँ तक है, इस एक्ट को कहाँ कहाँ लागू किया जाएगा। क्या मध्य प्रदेश में केवल लागू होगा, क्या छत्तीसगढ़ में केवल लागू होगा, या पूरे इंडिया पर लागू होगा, क्या जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत पर लागू होगा। यदि हम बात करें 31 अक्टूबर 2019 से पहले की, तो ये इसमें जो सबसेक्शन 2 में जो प्रोविजन दिया होगा, यदि आपके पास नया बेयर एक्ट नहीं होगा या पुराना होगा, तो आपके में दिया होगा कि इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। लेकिन आज की डेट में ये पूरे इंडिया पर लागू होता है, जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू होता है, आपको याद रखना है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये पूरे इंडिया पे किस डेट को लागू किया गया, क्योंकि उससे पहले ये जो लागू होता था सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे इंडिया पर लागू होता था। तो वो डेट थी 31 अक्टूबर 2019। आपको इस डेट को याद रखना है। और अधिकतर एक्टों में ये अमेंडमेंट, अपने जनरल अमेंडमेंट लागू किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को, और सारे एक्ट जो हमारे इंडिया के अंदर चल रहे थे सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर, तो उन सभी एक्टों को हमने जम्मू कश्मीर पर भी लागू कर दिया था। इस डेट को आपको हमेशा याद रखना है, 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, सबसेक्शन 3 देखिए। सबसेक्शन 3 बताता है इस एक्ट के इन्फोर्समेंट के बारे में, कि एक्ट कब से लागू हुआ। तो एक्ट का लागू होने के बारे में इसमें क्या प्रोविजन दे रखा है, देखिए। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से जिस डेट को फिक्स करेगी उस डेट को लागू होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी डेट फिक्स की है, वो डेट फिक्स की है 1 जनवरी 1964, 1 जनवरी 1964। इस डेट को आपको याद रखना चाहिए। अब बात ये आती है, क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी एक्ट लागू कैसे होता है, इसका क्या रूल है, यानी कि कोई एक्ट लागू होने का तरीका क्या होता है। हमने तो इसमें दे देगा, नोटिफिकेशन के माध्यम से बताएगा वो डेट मानी जाएगी। लेकिन मान चलिए कोई डेट ही नहीं दी होती, तो कौन सी डेट को लागू माना जाता, या हम किसी एक्ट को कैसे लागू करते हैं, इसके बारे में क्या प्रोविजन है, उसके बारे में प्रोविजन हमें बताएंगी पूजा मैडम आप बताइए कि कोई एक्ट लागू होता है कैसे होता है। इसके बारे में पहले बता चुका हूँ आपको, आप बताइए क्या प्रोविजन है इसके बारे में। ऐसा कहाँ दे रखा है, तो वही तो हमें जानना है, क्योंकि वी आर गवर्न ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है विधि के कानून से हम गवर्न होते हैं, यानी कि जब तक कोई चीज़ लॉ में नहीं लिखी होगी हम पर लागू नहीं होगा। यदि हमने पार्लियामेंट में हमने बोला, या हमने सरकारी स्कूल में कॉलेज में हमने बोला कि हमें उसके लिए मटके चाहिए, मटका आता कितने का है, 100 रुपये का आएगा, 150 का आ जाएगा, इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। लेकिन उसके लिए भी प्रोसीजर बताया कि प्रिंसिपल का परमिशन लगेगी, ये लेटर जाएगा, लेटर से वहाँ से सैंक्शन होगा, तब जाके पैसा आएगा, तब मटका आएगा।
लेकिन चाहे तो हम खुद का लिख कर लगा सकते हैं, तो हम रूल ऑफ लॉ से कौन होते हैं। ऐसे ही इसके संबंध में भी रूल है, तो वो रूल है जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, साधारण खंड अधिनियम 1897 जो है सेंटर के संबंध में। उसकी सेक्शन 5 हमें बताती है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सेक्शन 5 ही होगी, एक बार कंफर्म आप कर लेना। सेक्शन 5 हमें बताती है, दो रूल है किसी भी एक्ट के लागू करने के संबंध में, दो रूल है। पहला रूल बताता है कि जिस एक्ट में यदि वो डेट दे रखी है जिस डेट से वो लागू होगा तो उस डेट से लागू होगा, पहला रूल। और यदि कोई डेट नहीं दे रखी तो वो उस डेट से लागू होगा जिस दिन उस एक्ट के संबंध में या तो प्रेसिडेंट की या गवर्नर की या कोई और अथॉरिटी जो एक्ट को बनाने की पावर रखती थी, परमिशन देने की पावर रखती थी, उसने जिस दिन परमिशन दी उस डेट से लागू होगा। ये दो रूल हैं, हमें याद रखना चाहिए। साधारण खंड अधिनियम यानी जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 ये सेंट्रल का है। हमारे मध्य प्रदेश का एक और एक्ट है, इसका नाम है मध्य प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1957 1957। आपको इसको भी याद रखना है, इसमें भी ऐसा ही प्रोविजन आपको मिलता है। तो ये बहुत बेसिक रूल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। अधिकतर लोगों से आप पूछेंगे आपको नहीं, उनको नहीं पता होगा कि इसका क्या रूल है, बस ये पता होता है कि ये ऐसे ऐसे लागू होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कहाँ दिया है, कैसे रूल है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए सेक्शन 1 में कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। चलिए सेक्शन 2 निकालिए। सेक्शन 2 हमें बताता है डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज में कोई डेफिनेशन हमें मिलेगी और हर एक डेफिनेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हम सारी डेफिनेशन को एक से देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में सेक्शन 2 में दिया है, आपको याद रखना चाहिए। और अधिकतर एक्टों में सेक्शन 2 में ही डेफिनेशन क्लॉज होता है, या तो डेफिनेशन क्लॉज के नाम से या निर्वचन खंड यानी इंटरप्रिटेशन क्लॉज के नाम से। लेकिन कुछ एक्ट ऐसे भी हैं जिसमें सेक्शन 2 में नहीं दिया, वो आपको याद रखना पड़ेगा एक्सेप्शन के रूप में। जैसे कि आपको इंडियन एविडेंस एक्ट मिलेगा। आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉज नहीं है, सेक्शन 3 में डेफिनेशन क्लॉज है। आपको इस डिफरेंस को याद रखना पड़ेगा, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, बताइए इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन कौन, ये जो पर्टिकुलर वर्ड है वो साक्ष्य वर्ड की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, सेक्शन 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। हम क्या सोचेंगे हर एक्ट में 2 में दी रहती है, 2 लगा देते हैं। तो आपको डिफरेंस याद रखना है। बेसिकली हर एक्ट में जहाँ तक संभव हो सकता है अधिकतर एक्टों में सेक्शन 2 में ही मिलता है। तो सेक्शन 2 में इसमें दे रखी है, लेकिन इसमें भी डेफिनेशन दे रखी है। इसमें लगभग एन तक डेफिनेशन दे रखी है, ए से लेकर एन तक। तो सबसे पहले ए में हमें डेफिनेशन मिलती है एप्लीकेंट की, यानी कि आवेदक की। आवेदक से क्या तात्पर्य है, तो आवेदक के अंतर्गत इसमें 3 लोग बता रखे हैं, 3 कॉलम बता रखे हैं, 3 जरिए बताए हैं। वो सारे व्यक्ति जो इसमें बता रखे हैं वो सारे व्यक्ति एप्लीकेंट माने जाएंगे। कौन कौन, सबसे पहला तो वो व्यक्ति जिसने पिटीशन फाइल की है, जो पिटीशनर है, जिसको अधिकार मिला है वो व्यक्ति। दूसरा कौन सा व्यक्ति इसके अंदर आएगा, पहले समझिए, आपको पहले समझना है फिर हम इसको रीड करेंगे। पहला व्यक्ति इसके अंदर आवेदक के अंतर्गत यानी एप्लीकेंट के अंतर्गत वो व्यक्ति आता है जिसके वो अधिकार मिलता है किसी से दावा लगाने का, एप्लीकेशन करने का या अपील पेश करने का, वो व्यक्ति इसके अंदर माना जाएगा। दूसरा ऐसा व्यक्ति जो अपने अधिकार को किसी और को देता है या कोई व्यक्ति उस अधिकार को प्राप्त करता है किसी के माध्यम से। जैसे कि मुझे कोई अधिकार मिला और मेरा अधिकार मेरे जाने के बाद मेरे लीगल एलआर जो हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं या कोई और व्यक्ति है उसको मेरे से मिला, वो व्यक्ति भी इसके अंदर एप्लीकेंट माना जाएगा। जैसे कि मेरे पास एक मकान था और मेरे मकान के संबंध में मुझे दावा लगाने का अधिकार था, लेकिन वो मकान मैंने श्यामलाल नाम के व्यक्ति को बेच दिया, तो वो अधिकार किसके पास पहुंच गया, उस व्यक्ति के पास पहुंच गया, श्यामलाल के पास। तो वो व्यक्ति भी एप्लीकेंट माना जाएगा, वो दावा लगाएगा तो। और तीसरा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से आप दावा लगा रहे हैं, वो व्यक्ति उसका कौन है, निष्पादक है, प्रशासक है या कोई अन्य प्रतिनिधि है उसका। वो 3 तरीके से कोई अधिकार प्राप्त करता है। मान चलिए मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, मुझे किसी व्यक्ति को दावा लगाने का अधिकार है, तो मैंने अपने निष्पादक अपॉइंट कर रखे हैं, अपने एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर रखे हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंट कर रखे हैं या कोई हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर रखे हैं, वो मेरी ओर से कार्य कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति भी एप्लीकेंट माने जाएंगे। ऐसा हमें इसके अंदर मिलेगा। तो ये 3 चीज़ें आपको हमेशा याद रखना पड़ेंगी। इस एक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, सेक्शन से, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है। 2A में एप्लीकेंट की डेफिनेशन है, सेक्शन वाइज कीजिए इसको। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, इसमें सेक्शन 2 जो दे रखा है, सबसे पहली हेडिंग जो दे रखी है सेक्शन 2 में दिया है ना कि इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अंतःपेक्षित ना हो,
इन दिस एक्ट अनलेस कॉन्टेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है, हर डेफिनेशन पे बात लागू है। इसका कहना क्या उद्देश्य क्या है? इसका कहना यह है कि हम जो डेफिनेशन का मतलब बता रहे हैं, यानी कि आवेदक की जो डेफिनेशन हमने दी, उस डेफिनेशन में जो हम वर्ड बता रहे हैं, उसका मीनिंग बता रहे हैं, वो मीनिंग तब तक ही लागू होगा जब तक कि किसी इस एक्ट में कहीं भी संदर्भ से मीनिंग अलग अपेक्षित ना हो, यानी कि कोई अलग बात ना लिखी हो, तब तक ही मान्य होगा, एप्लीकेंट ये होंगे। यदि हमने कहीं और अदरवाइज प्रोविजन कर रखा है कि एप्लीकेंट के अंदर ये व्यक्ति भी आएगा, ऐसा प्रोविजन हमने कर दिया है कहीं जाके स्पष्टीकरण में किसी में भी, तो ये रूल लागू नहीं होगा, फिर एप्लीकेंट वो वाला माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप प्री में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ऐसा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे मेंस में कोई डेफिनेशन शॉर्ट नोट के रूप में पूछी गई और आपने ये लाइन नहीं लिखी, तो मैं आपको बताऊं, आपको ये 2 नंबर की डेफिनेशन या 3 नंबर की डेफिनेशन आई है, तो आपने यदि विदाउट इस लाइन को लिखे या डेफिनेशन को डिस्क्राइब किया है, बताया है, तो आपको हो सकता है, जिसको सभी व्यक्तियों को जैसे कि 2 नंबर मिलते हैं विदाउट उसके लिखे हुए, लेकिन यदि आपने लिखा है तो हो सकता है आपको 3 नंबर मिल जाए, 2.5 नंबर मिल जाए, ऐसा हो सकता है, उनसे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ये कंफर्म है। इस लाइन को आपका इतना बड़ा वैल्यू है इस लाइन की, इस लाइन को हमेशा याद रखना है। तो पहली डेफिनेशन हमें आवेदक के बारे में बताता है, तो मैं रीड करता हूँ, आप भी अपने बैठ में रीड कीजिए। हम समझ चुके हैं बेसिकली 3 लोग इसके अंदर आएंगे, एक बार हम रीड करते हैं, फिर कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अंतर अपेक्षित ना हो, आवेदक, ए नंबर बोलता है, आवेदक के अंतर्गत आता है नंबर 1 अर्जीदार यानी कि एप्लीकेंट पिटिशनर, दूसरा वह व्यक्ति जिससे से या जिसके माध्यम से आवेदक आवेदन करने का अपना अधिकार व्युत्पन्न करता है, यानी कि किससे, किसी से उसने जो अपना राइट है ड्राइव किया है, उसको प्राप्त हुआ है, वो व्यक्ति भी एप्लीकेंट माना जाएगा। तीसरा वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व आवेदक द्वारा निष्पादक के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में या प्रशासक के रूप में किया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो भी एप्लीकेंट कहलाएगा। ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी थी, मेरी प्रॉपर्टी का रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं, तो आप भी एप्लीकेंट हैं। आप मेरे एग्जीक्यूटर हैं, तो आप भी एप्लीकेंट हैं, ऐसा मैं इसके अंदर होता है। तो 3 लोग हमने बताए, इसमें 3 वर्ड यूज किए गए हैं, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और रिप्रेजेंटेटिव। इस तीनों वर्डों को अंडरलाइन कीजिए, ये वर्ड पूछे जाते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर आएंगे, तो क्वेश्चन आ गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इस सेक्शन को सेक्शन वाइज कीजिए। 2A में एप्लीकेंट की डेफिनेशन है और याद रखिए। अब कोई क्वेश्चन हो तो बताइए आप लोगों का। चलिए, इसके जैसी ही डेफिनेशन हमें और मिलेंगी, 2 डेफिनेशन और मिलेंगी, उनको हम पहले पढ़ते हैं। ई नंबर निकालिए, पहले हमें मिलता है प्रतिवादी, और जे में ई में मिलेगा प्रतिवादी और आई में मिलेगा वादी। वादी और प्रतिवादी एक जैसी 2 डेफिनेशन आपको मिलेंगी, क्या बोलती हैं? पहले हम निकालिए प्रतिवादी। प्रतिवादी की डेफिनेशन ई में दे रखी है, सेक्शन वाइज कीजिए इसको भी। डिफेंडेंट इसको बोलते हैं। डिफेंडेंट में हमें बता रखा है कौन कौन से व्यक्ति आएंगे, तो वह व्यक्ति या जिससे या जिसके माध्यम, जैसे हमने अभी एप्लीकेंट में पढ़ी ना, 2nd नंबर का क्लॉज पढ़ा और 3rd नंबर का क्लॉज पढ़ा, वैसा ही बिल्कुल सेम ई और आई दोनों में हमें मिलेगा। लेकिन क्या पिटिशनर है तो पिटिशनर को, और रेस्पोंडेंट है तो रेस्पोंडेंट को क्या, उसके विरुद्ध हमें दावा लगाने का अधिकार मिला। तो आइए हम पहले इसको हम एक बार देखते हैं, रीड करते हैं, तो आपको समझ में आएगा क्या बोलता है। ई नंबर निकालिए प्रतिवादी। डिफेंडेंट हमें बताता है प्रतिवादी के अंतर्गत आता है, कौन कौन आता है। नंबर 1 वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से प्रतिवादी यह दायित्व उत्पन्न करता है कि उस पर वाद लाया जा सके, तो क्या कहलाएगा, डिफेंडेंट कहलाएगा। कौन सा व्यक्ति, जिसके माध्यम से, तो डिफेंडेंट मेन व्यक्ति जो है जिसके वो दावा लगाने का अधिकार वो तो है ही, लेकिन जिसके द्वारा अधिकार प्राप्त हुआ, जैसे कि अभी जस्ट हमने देखा ना एग्जाम्पल से, मैंने आपको बताया कि मेरी प्रॉपर्टी थी, मैंने सेल कर दी, और सेल करने के बाद उस प्रॉपर्टी पर किसी व्यक्ति को, जैसे कि आप हैं, आपको मेरे विरुद्ध दावा लगाने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन मैंने वो प्रॉपर्टी किसको बेच दी, श्यामलाल नाम के व्यक्ति को बेच दिया, तो प्रॉपर्टी पर दावा लगाने का अधिकार आपको जो मेरे विरुद्ध था, वो दावा लगाने का अधिकार उसके विरुद्ध भी आपके पास है, आप उसके विरुद्ध भी दावा लगा सकते हैं, वो डिफेंडेंट कहलाएगा।